दोस्तों, आज पेश है मनोज की कॉमिक्स घास का आदमी। ये कवर चित्र है। बहुत समय पहले की बात है कि रसायन शास्त्रों में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर तिलकराज वह अपने प्रयोग को नई नई खोजों करते रहते थे। एक बार प्रोफेसर तिलकराज ने अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। अचानक वह चौंक पड़ी। अरे, यह तो कोई अजीब सा गैस बन गई है लगता है। और हल्के नीले रंग की वह विचित्र गैस देखकर प्रोफेसर, मुझे इस क्षण गैस का प्रयोग करके पहले किसी खरगोश पे करके देखना चाहिए। और प्रोफेसर तिलकराज ने उस गैस को एक रुमाल में लपटाया और एक खरगोश की नाक पर रख दिया। और देखें कैसे खरगोश पर किसका क्या असर होता है। और कुछ देर में खरगोश सुस्त होकर पड़ गया। अरे, इसका दिमाग तो निष्क्रिय हो गया। और खरगोश की हालत देखकर प्रोफेसर तिलकराज उत्सुकता बढ़ गई। वे बैठे बैठे खरगोश की स्थिति का जायजा लेने लगे। जब काफी देर से खरगोश यूं ही पड़ा रहा तो प्रोफेसर तिलक ने चिंतित हो उठे। कहीं इसके दिमाग की हालत में कोई बेकार तो नहीं कर पड़ दिया। लेकिन पूरे 1 घंटे बाद खरगोश के कान फड़फड़ाए, उठ बैठा, इधर उधर देखा, मेज को सूंघने लगा। शायद गैस का असर समाप्त हो गया है। अब यह मुझे इसके दिमाग का परीक्षण करना चाहिए। और प्रोफेसर ने खरगोश के दिमाग का परीक्षण करने लगा। अरे, इसका दिमाग तो बिल्कुल सामान्य है। कोई शरीर में कोई अंग ठीक से काम कर रहे हैं। खरगोश का निरीक्षण करने के बाद प्रोफेसर तिलकराज ने विचित्र गैस को फार्मूला कागज पर लिखकर जेब में सोचने लगे। इस विचित्र गैस के बारे में अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बात करना चाहिए। और मुझे वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मिलने का निश्चय करके प्रोफेसर तिलकराज मेज पर की घंटी दबा दी। घंटी दबाते ही प्रयोगशाला का दरवाजा पर बैठे श्यामू अंदर आ गया। कहिए साहब, हमारे घर खबर कर दो कि हम प्रोफेसर डांगसन के यहाँ जा रहे हैं, देर हो जाएगी। जी साहब। अच्छा। नौकर शंभू को हिदायत करने के बाद प्रोफेसर तिलकराज अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर डांगसन से मिलने के लिए चल दिया। और प्रोफेसर तिलकराज के जाने के बाद शंभू उसने देर से आने की सूचना उसे घर देने पहुंच गया। और दरवाज़ा प्रोफेसर तिलक के बेटे समीर ने खोला। क्या बात है श्यामू? प्रोफेसर साहब डैनकन के यहाँ घर गए हैं, थोड़ी देर ले आएंगे। ठीक है, मम्मी को बताता हूँ। और समीर प्रोफेसर तिलकराज का संदेश देने के बाद शंभू अपने घर चला गया और समीर दरवाज़ा बंद करने लगा। शंभू का संदेश प्रोफेसर तिलकराज के घर वालों के लिए नहीं था। प्रोफेसर तिलकराज अक्सर काम से इधर उधर जाते रहते थे, लेकिन देर से लौटते थे। लेकिन आज जितनी देर ने कभी नहीं हुई। घड़ी की सुई रात की 12 बजने को थी। प्रोफेसर तिलकराज की पत्नी श्रीमती सरोज चिंतित थी, बैठी थी। समीर भी अपनी माँ के पास बैठा था, उससे डैडी का इंतजार कर रहा था। मम्मी, रात बढ़ गई थी, डैडी अभी तो क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटी, इतनी देर उन्हें पहले कभी नहीं लगी। घड़ी की सुइयां आगे खिसकती जा रही थी, लेकिन ललिता तिलकराज का कहीं पता न था। क्यों ना डॉक्टर अंकल से फ़ोन पर पूछ लिया जाए। ओह, यह तो मुझे याद ही नहीं रहा। और समीर ने प्रोफेसर डायसन को फ़ोन मिलाया और संपर्क स्थापित होते ही, नमस्ते अंकल, डैडी अभी कितनी देर लगेगी? क्या प्रोफेसर प्रोफेसर तिलकराज यहाँ से तो 8 बजे निकल गया था। प्रोफेसर
डॉक्सन की बात सुनकर समीर आश्चर्य से पड़ा गया। क्या डैडी 8 बजे चले गए थे? हाँ बेटा, और अभी घर नहीं पहुँचे? नहीं अंकल, हाँ डैडी अभी तो नहीं आए। अच्छा अंकल, गुड नाइट। और उनने फ़ोन समीर ने फ़ोन रख दिया। ओह, 8 बजे चले थे, अभी तक घर नहीं पहुँच। सारी बात सरोज को बताई। डैडी क्या दोस्त को फ़ोन करके देखता हूँ। बुरी बारी बारी समीर ने प्रोफेसर तिलकराज के सभी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन कहीं पता ना चला। परेशान होकर समीर बोला, मम्मी क्या अब करें डैडी, कहीं पता नहीं चल रहा। रात हो कितनी है, सुबह पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और रात आंखों में काटने के बाद श्रीमती सरोज एवं तिलक की गुम होने की रिपोर्ट पुलिस को लिख दी। लेकिन कई रोज की भागदौड़ के बाद भी पुलिस तिलकराज को नहीं खोज पाई। क्षमा करिए मिसेज प्रोफेसर, अभी तक प्रोफेसर की कोई खबर, कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? नो सर, अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेसर एकाएक गायब हो जाने से प्रोफेसर डॉक्सन भी परेशान थे। और समय गुजरता गया। धीरे धीरे श्रीमती सरोज और की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी समीर अपने दोस्तों और अजय और अमित को याद आई। मम्मी, बाल जासूस अजय और अमित मेरे दोस्त हैं। उन्हें बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है। उन्हें डैडी से ढूंढने के लिए कहूँगा। जब पुलिस ही कुछ ना कर पाई तो बच्चे वे क्या करेंगे? आप अजय और अमित को नहीं को बच्चे मत समझिए। जो काम बड़े नहीं कर सकते वे मिनटों में कर डालते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो उनसे बात कर लो। फिर समीर अजय और अमित से मिलने उनके घर चला गया। अजय अमित उनके घर पहुंचकर, यार अमित, एक मुसीबत पड़ गई है। क्या हो गया यार? 4-5 दिन हो गए डैडी प्रयोगशाला से डॉक्सन के लिए घर गए थे। वहाँ से रात 8 बजे चले और अब तक घर नहीं आ पहुँचे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये बात है। अजय को सोचता देख समीर तुरंत विनय से बोला, तुम लोग मेरे डैडी को ढूंढ दो। मम्मी कहती है रोते रोते पागल हो गई है। ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम आज रात अपना काम शुरू कर देंगे। और समीर, चिंतित मत करो, आज बहुत जल्द ही अंकल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। और अजय समित अमित को आश्वासन देकर अपने घर लौट गया। और अजय अमित अपने काम करने का तरीका अपने ढंग से था। कितने जोखिम का काम क्यों ना हो, दोनों अकेले ही करते थे। इसलिए समीर विदा लेने के बाद प्रोफेसर डॉक्सन के घर की ओर चल पड़ी। प्रोफेसर डॉक्सन के घर पहुंचकर तिलकराज अंकल के यहाँ किसी काम से आए थे। प्रोफेसर साहब के दिमाग सन करने वाली गैस बनाई थी, उसी बारे में डिस्कस करने आए थे। गैस का फार्मूला उन्होंने के पास था। हाँ अंकल, से बातचीत के दौरान आपके कोई खास बात महसूस की? हाँ, सामने सड़क की और खुलने वाली खिड़की के पास एक पोल पर एक साया सा ठहरा हुआ था। अजय ने प्रोफेसर डॉक्सन के कमरे के चारों ओर गहरी व खोजपूर्ण नजर डाली और उठ खड़ा हुआ। अच्छा अंकल, अब इजाज़त दीजिए, ज़रूरी पड़ी तो फिर भविष्य में आपको कर दूंगा। मैं तुम्हारे हर सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद अंकल। और अजय और अमित कमरे से बाहर निकले। सड़क पर पहुंचकर लगता है किसी ने अंकल का अपहरण किया है। अंकल का अपहरण कौन कर सकता है? और फिलहाल मुझे गैस के फार्मूले की ज़रूरत होगी। हाँ, यह बात तो सही है। अंकल के पास इतने पैसा तो नहीं है कि फिरौती के लिए
उसका अपहरण करनी, पर हमें उस अपराधियों को विदेशी एजेंटों का पता लगाना चाहिए। उसका पता लगाने की क्या लाभ होगा? दिमाग सुन करने वाले फार्मूले की ज़रूरत अपराधियों को हो सकती है या फिर विदेशी एजेंटों को? अवश्य, तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इस तरह के लोगों को पता लगाया जाएगा। और अमित विभिन्न स्थानों पर तालियों अपराधियों की लिस्ट निकाल ली और जिन्हों जरा भी शक होता उनकी निगरानी करते। इतना करते करते प्रोफेसर तिलकराज का कोई पता नहीं लगा पा रहा था। अमित परेशान हो गई। इतने सारे अपराधों को खोजबीन कर चुके हैं लेकिन अंकल को जरा भी पता नहीं लगा चला। समझ में नहीं आता क्या करें। तभी अमित का विचार सूझा। यार अमित, हमें डॉक्टर अंकल के घरों के चार के आसपास देख कर निरीक्षण करना चाहिए, शायद कोई सूत्र हाथ लग जाए। बात तो सही है, हम लोग बिना सूत्र के अंधेरे में कब तक तीर मारते रहेंगे। और फिर अजय अमित डॉक्टर के घर के पास पहुंच गए। उसी खिड़की के पास चलो जहाँ साया पल भर के लिए ठिनका था। ठीक है, कोई सूत्र हाथ लगा और उस खिड़की के पास अजय और अमित तलाश में जुट गए। देखो भाग्य कितना साथ देता है। चिंता ना करो, आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब वह खोजबीन के बाद अमित के हाथ कुछ नहीं लगा तो वह निराश होकर एक तरफ खड़ा हो गया। अपने सितारे गर्दिश में क्यों निराश होता है? हमें थोड़ी सी कोशिश और कर लेते हैं। और आखिरकार अजय ने एक सूत्र मिल ही गया। ले अमित, काम हो गया। क्या? किसी ने कोट के बटन प्रोफेसर डॉक्सन की खिड़की के पास पड़ा था। यह सुनहरी रंग का बटन किसी कोट के बटन का हो सकता है। यह तो पता लगाना होगा। कैसे? अमित की बात पर जय मुस्कुराया। तू एकदम बुद्धू है। देख नहीं रहा कि यह बटन खास है किस्म का है, आमतौर पर नहीं ये बटन का इस्तेमाल होते। लॉन्ड्री वालों या टेलर से पता लगाएंगे यह बटन का कोट का मालिक कौन है। ओह, यह तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। चलो पता करते हैं। और अजय और अमित शहर के सारे लॉन्ड्री और टेलरों की दुकानों पर भारी परंतु सुनहरे बटन की कोट पर के मालिक का पता न लगा सकाए। ओह, लगता है निश्चित हो गया कि बटन का मालिक हाल में ही किसी दूसरे शहर से आया है। यह बात तुम किस आधार से कह रहे हो? शहर में किसी टेलर ने ऐसे बटन का कोट पर नहीं सिला। अगर यही मतलब तो दूसरे शहर से सिला गया है। जब किसी लॉन्ड्री वाले ने धोया नहीं तो इसका मतलब यह है कि यह कोट का हाल में पहना है और अभी तक धुला भी नहीं है। इसका मतलब हम फिर अंधेरे में भटक रहे हैं। हम अंधेरे में कहाँ भटके हैं? एक सूत्र हमारे पास है, इसी के सारे आगे बढ़ेंगे। अब तुम इस सूत्र को जेब में रखो और मक्खियाँ मारते घूमो। और अमित की बात पर अजय बुरा नहीं माना। वह समझ रहा था कि लगातार निराशों से अमित का मूड उखड़ा हुआ है। मक्खियाँ मारने की बात छोड़ो यार, मुझे तो नदी के किनारे चलने हुए तेरे लिए ताज़ा मछलियाँ ले आऊँ। ओह, ये काम करने के लिए मछलियाँ को रिश्वत दे रहा है। खैर चल, रिश्वत लेने को तैयार हूँ। और अजय मोटरसाइकिल पर शहर के बाहर नदी की ओर कर दौड़ कर रहा था और पीछे अमित प्रशंसा मुद्रा में बैठा था। और किनारे नदी किनारे अजय, आज एकदम ताज़ा मछली खिलाकर तेरा केस चुटकियों में हल कर दूंगा। चिंता मत कर, यहाँ मछुआरे तेरे लिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इन्हें अभी बुलाता हूँ कि पता करता हूँ। और अजय अजय मछुआरों की तरफ बढ़ गया और अमित पेड़ में
नीचे जमीन पर रेतीली उंगली से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा और मट्टी पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने के बाद अपराध आदमी चौंका। अरे यह तो किसी आदमी के उखड़े बाल हैं। और बालों के गुच्छे को देखकर अमित ने उत्सुकता बढ़ गई और बैठे बैठे निरीक्षण करने लगा। देखते ही देखते यहाँ कुछ लोग उत्तम पाई गई हैं। और तभी अमित रेत में पड़ी सुनहरी चीज को पकड़ा और अमित तुरंत चीज को बाहर निकाली। अरे यह तो एक वैसा ही बटन है जैसे प्रोफेसर डाक की खिड़की के पास मिला था। और तभी अजय मछुआरे से लेकर वापस लौट आया और अमित जिस चीज को ध्यान से देख रहा था उत्सुकता से बोला, क्या देख रही हो? यह सुनहरी रंग का बटन मिट्टी में पड़ा था। अरे बाबूजी का बटन इस बदमाश के कोट का है। अरे बाबूजी यह बटन तो उस बदमाश के कोट का है। किस बदमाश के कोट का? कुछ दिन पहले यहाँ एक बदमाश किसी शरीफ आदमी को मार रहा था। मछुआरे की बात सुनकर अजय ने मछलियाँ खरीदनी भूल गया और जल्दी बोला, कौन बदमाश था? किसे मार रहा था? कुछ देखा हो तो जल्दी बताओ। करीब 8-10 दिन पहले की बात है। एक कार यहाँ आकर रुकी। कार के पीछे एक आदमी उतरा और कार में से एक आदमी को घसीट कर बाहर निकाला। अमित बोला, जिस आदमी को घसीट कर निकाला जा रहा था वह मर चुका था? नहीं, वह आदमी मरा नहीं था। शायद उसे काफ़ी देर पहले बेहोश किया गया था, क्योंकि कार के नीचे से आते ही होश आ गया था और उस बदमाश से लिपट गया था। फिर क्या हुआ? फिर दोनों आदमी काफ़ी देर तक जूझते रहे। शरीफ आदमी ने अपने बचाव का प्रयत्न करता रहा। हम लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, मगर बदमाश ने मौके पाते ही शरीफ आदमी को नदी में फेंक दिया। मछुआरे की बात सुनकर अजय ने कहा, ओह, इसका मतलब तुम्हें शरीफ आदमी को डूबने से बचाया नहीं? बताता हूँ। और मछुआरे ने पल के लिए रुका और फिर बोला, वह आदमी नदी को दौड़ आदमी भंवर में फंस गया और बहुत हाथ पार डाले, लेकिन उसे मुझे जिंदा मुर्दा कैसे भी नहीं मिला। बदमाश का क्या हुआ? बाबू, बदमाश तो भाग ही जाना था। मुझे पास तमचा था और मछुआरे उसे पकड़ने दौड़े और गोलियां बरसाने लगा। मछुआरों की सारी बात सुनकर अमित ने पूछा, तुम बदमाश के शरीफ आदमी का हुलिया बता सकते हो? बदमाश गोरे रंग का सामान्य रंग था और काले रंग की पैंट और कोट पहन रखे था और कोट के बटन सुनहरे थे। और जब वह सीधा देखता था तो उसे एक आंख झपकती थी, इस स्थिति रहती थी। और वह शरीफ आदमी कौन था? वह गोरे रंग का लंबा चौड़ा आदमी था, नीले रंग की पैंट कमीज पहने था। काम की बात पता लग चुकी थी। अब वहाँ अधिक समय अजय और अजय का व्यर्थ समझा जाने और कार्रवाई सलीम ने हकीकत बताने के चाहते थे और जेब से मछलियों की कीमत निकाल कर मछुआरे को बुला दी। यह लो मछलियों की कीमत। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जमीर है। कोई काम हो तो मैं कहीं यहीं मिलूँगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी सहायता लेंगे। और अजय और अमित अपनी मोटरसाइकिल से शहर की ओर दौड़ गए। उसी रात अजय और समीर ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंकल को गायब हुए कैसे कपड़े पहन रखे हुए थे। उस दिन डैडी ने गायब हुए थे। उस दिन नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। समीर, अच्छी तरह याद करके बताओ। अजय की बात सुनकर श्रीमती सरोज गंभीर स्वर में बोली, समीर ठीक कह रहा है।
तुम्हें प्रोफेसर साहब ये तुम्हारे जानकारी मिली? अभी तो अंकल का कोई पता नहीं चल लगा है, लेकिन मैं बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। तुम लोग डैडी को तलाश कर रहे हो, हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। समीर, यह सब चिंता मत करो, जल्दी अंकल का पता लगा लेंगे। और समीर की बात पर अजय अमित समझा गए कि किस प्रोफेसर तिलकराज को नदी में फेंका था और वह किनारे की कार्रवाई करनी थी। अंत में दोनों उठ गए। और आंटी, अब आजाद दे दिया है, हम लोग अब से फिर मिलेंगे, भगवान तुम्हें सफलता दे। और श्रीमती सरोज और समीर से विदा लेकर अजय और अमित वापस घर की ओर चल दिए। रात गिरने को लगी थी। जाने अगले दिन दोपहर के समय लो जामिल भी आ गया। इसे नदी में वह जगह जाल डलवाएंगे, शायद अंकल की लाश मिल जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं, लाश खराब हो गई होगी। और जामिल अजय और अमीर को देखा और तो जाल हाथ में पकड़ा था उस पास आया। बाबूजी, यहाँ कैसे खड़े हो? बदमाश ने जिस आदमी को नदी में फेंका था, तुम उसकी तलाश निकलवाना चाहते हैं? ओह, वो लाश यहाँ कहाँ रखी होगी? उसे तो जब मछलियाँ खा गई होगी लिया हुआ। तुम एक बारी जाल डालो, लाश न सही उसका ढांचा निकल आए, तुम अच्छी तरह मजदूरी देंगे और तुम्हारा काम करो। चलो बाबू, जहाँ कहोगे वहाँ जाल डालूंगा। और अजय अमित जाएगी जमीर को लेकर नदी किनारे आगे बढ़े। लाश निकालने की पूरी कोशिश करना, फिक्र न करो बाबू, लाश नदी में ही होगी तो निकाल कर रहूँगा। और एक स्थान पर पहुंचकर अजय ने जाल डलवाने को कहा और जामिन ने तुरंत जाल प्रोफेसर तिलकराज की लाश निकालने का प्रयास में जुट गए। और लाश जाल में कुछ नहीं फंसा नजर आ रहा था और काफ़ी देर कोशिश करने पर सफलता नहीं लगी। जामिन ने जाल बाहर खींच लिया। बाबूजी, यहाँ लाश नहीं है, लाश नदी में बहाव के साथ आगे बह गई। चलो आगे चलकर जाल डालते हैं, अच्छा होगी। और अमित निर्देश पर जामिर ने नदी में कई जगह जाल डाले, लेकिन हर बार निराशा। इतनी जगह जाल डाल दिए, अब खाली ही निकलता है। थोड़ी कोशिश और कर लो, मिल जाएगी शायद। नदी में जाल डालते डालते अजय और जामिर काफ़ी दूर निकल आए और नदी मोड़ पर जामिर रुका। बस बाबूजी, अब लाश नहीं मिलेगी, एक बार और जाल डालो। नहीं बाबूजी, मैं यहाँ मौत की नदी शुरू हो जाती है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, रहम कीजिए। क्या मतलब? इस नदी में पानी में छूने से आदमी मर जाता है। जामिल की बात सुनकर अजय जेब से 50 का नोट निकाला और जालिम को बढ़ाया। यह रुपये रखो, हम आगे जा रहे हैं। बाबूजी, जान बूझकर मौत के मुंह में जाते हो, मगर जरा पानी को छूना न मत, जिंदा नहीं बचोगे। बाकी बाबा, हमारी चिंता न करो, हमें मरने वाले जीव नहीं है। और अजय अमित जामिर को की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गए। बदनसीब माँ बाप के बहादुर बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। और नदी के किनारे चलते चलते अमित बोला, काफ़ी वीरान जगह है। हाँ, चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया है और नदी में पानी में नीली नुतली घास ढकी हुई है। यह तो अजीब घास है, यहाँ तो जल घास है, यहाँ तो जल डालना असंभव है। यहाँ जाल डालना संभव है। तभी अजय और तुरंत अमित कुछ आगे गए तो उन्हें नदी के किनारे एक आदमी के आकार की घास नजर आई। प्रकृति भी कैसी कैसी रचना करती है। देखे सामने आदमी के आकार की घास, बिल्कुल यह आदमी ही लगता है।
और आदमी के आकार की घास पास अमित ठिनका। अरे यह तो हिल रही है, आश्चर्य की बात है, यह घास है या आदमी, जिंदा आदमी। और अजय अमित आश्चर्य में डूबे हुए अजय का नाम लेकर चौंक गया। अजय, इस वीराने में मेरा नाम कौन पुकार रहा है, समझे में नहीं आता। तभी अजय के पास आदमी बाहर निकल कर आया, अजय के पास पहुंचा। तुम लोग समीर के दोस्त हो? जी हाँ, हम लोग समीर के दोस्त हैं और उसके डैडी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? उस तुम्हें घास के आदमी कह सकते हो। मिस्टर घास के आदमी, क्या हमारा दोनों को जानते हो? फालतू बातें का समय नहीं है। समीर के डैडी का अपहरण करके वाले बदमाश का पता चाहते हो तो मेरे साथ आओ, कहकर घास का आदमी आगे बढ़ने लगा। और घास के आदमी को देख कर अजय और अमित साथ चलने को कहा। लेकिन अमित जाते हुए घास के आदमी से पूछा, मिस्टर घास के आदमी, क्या हमारी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? घास का आदमी फौरन पलटा, तुम लोगों एक नेक काम करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ। वैसे तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। इतना कहकर घास के आदमी पुनः चल पड़ा और अमित पीछे। काफ़ी देर चलने के बाद घास के आदमी रुका और अजय अमित, मंजिल आ गई है। वे लोग किसी चीज़ को स्पर्श मत करना, यहाँ हर चीज़ जहरीली है, ठीक है? और प्रोफेसर तिलकराज का अपहरण के बारे में बताने जा रहे थे। प्रोफेसर तिलकराज का अपहरण अंतर्राष्ट्रीय ठग जैकी ने किया। जैकी सबसे बड़ी पहचान वह सीधे देखने की बजाय बाईं तरफ आंखें झपकती रहती हैं, जबकि दाहिनी आंख खुली रहती है। जैकी का पता बता दीजिए। शहर के बाहर दक्षिण दिशा में जेड के आकार की एक कोठी है, उसके तहखाने में जैकी का अड्डा है। यह घास का आदमी अजय ध्यान से सुन रहा था। कुछ और बताना चाहते हैं आप? हाँ, तुम अवश्य चीज़ दूंगा जिससे प्रोफेसर डॉक्सन तक पहुंचा देना, किंतु मेरी दी हुई चीज़ किसी के हाथों से स्पर्श मत करना। उसके बाद घास के आदमी ने पास वृक्ष में बनी खोटोर से चीज़ निकाल कर ज़मीन पर रख दी। यह दोनों शीशियाँ और कागज़ के रुमाल से उठाओ और दूसरे रुमाल में बांधकर प्रोफेसर डॉक्सन को दे दो। बहुत अच्छा। अजय ने जमीन में रखी चीज शीशियों को कागज से रुमाल में पकड़कर दूसरे रुमाल में रख ली। यह घास के आदमी की। अब तो बता दीजिए कि आपको हमें सबके इतनी जानकारी कैसे है? बेकार की बातें, कोई लाभ नहीं होगा। मुझे अपना हितैषी समझो और मेरी दी जानकारी को जल्दी ही लक्ष्य तक पहुंच जाओ। बस ओके, तुम जाओ। अच्छा हितैषी अंकल, अब हम चलते हैं। जाओ बहादुर बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। घास के आदमी से आवश्यक सामान की जानकारी लेकर अजय अमित वापस लौट गए और नदी किनारे से होकर आने वाले कुछ देर बाद अमित प्रोफेसर डॉक्सन के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंकल, यह कागज में क्या लिखा है? बेटे, यह कागज में लिखी शर्तें के अनुसार तुम्हें अपनी किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। प्रोफेसर डॉक्सन की बात सुनकर अजय ने अधिक रुकना बेकार समझा। ओह, हमें इजाज़त दे दिए, हमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय ठग की तलाश में जाना है। हाँ बेटा, तुम्हें अपना काम पूरा करो। नमस्ते अंकल, नमस्ते। और प्रोफेसर डॉक्सन के घर से निकलकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों उस पर सवार होकर वहाँ से चले। अंतर्राष्ट्रीय ठग जैकी पकड़ने के लिए बहुत बहुत बेचैन थे और रात होते ही जैकी की खोज में निकल पड़े। मोटरसाइकिल को
मोटरसाइकिल को स्पीड बढ़ा दो, जल्दी ही जल्द जैकी के काम तमाम करना है। लेकिन प्यारे जैकी के बच्चे को इतनी आसानी से तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। और शहर के बाहर दक्षिण दिशा में काफ़ी दूर जाने पर उसे जेड के आकार की कोठी दिखाई दी। ले, तेरे बच्चे ठिकाने में आ गया। अब तू यहाँ पेड़ के नीचे रुक, मैं अभी दो दो हाथ करके खतरा निपटाऊँ। जिस प्रकार ये सीटी बजाऊँ, फिर अमित लैन बाहर कोठी का पीछा जल्दी से बगैर शोर किए अंदर आ जाओ। और अंदर पहुंचे। यहाँ तो एकदम अंधेरा है, सावधानी से आगे बढ़ना। और जल्दी अमित कुछ कदम आगे बढ़ाए थे कि और किसी मुकाम चीज खुद को दसा पाया। ओह, यह तो गड्ढा है। टॉर्च निकल कर देखता हूँ। वो टॉर्च की रोशनी में अमित ने डाली और चौंका। ओह, यह तो जमीन सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। और अमित ने टॉर्च बुझा दी और सावधानी से सीढ़ी उतरने लगा। और सीढ़ी की हाल से कमरे में जाकर ख़त्म हुई। यहाँ तो रोशनी है, लेकिन कोई आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ना चाहिए, शायद कोई हो। दरवाजे में पुष्ट करके अमित एक छोटे से कमरे में पहुंचा। इस कमरे में बहुत ही हल्की रोशनी है। और तभी ओह, बाहर से सरपट सुनाई दे रही है, शायद कोई आ रहा है, देखूं। और अमित ने अपनी आंख दरवाजे की कीहोल में लगाई। ओह, यही इस आदमी का हुलिया जैकी की तरह कमीज के बटन कोट के बटन की तरह सुनहरे हैं। लेकिन सामने देखने की इसकी आंखें झपकती हैं। और जैकी नहीं हो सकता। ये शक्ल मिलती है, लेकिन यह कोई माई का जैकी का भाई हो सकता है। और इसके बाद अमित पूरी कोठी का छान मारा, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा जो जिसको सामने देखने पर एक आंख झपकती रहे और वह स्थिर हो जाए। क्योंकि इंस्पेक्टर गुस्साल ने जैकी के भाई को पकड़वाया, तो शायद मुझे शक्ति करके जैकी का पता मिल जाए। और जैकी को कोठी से निकलकर अमित ने अजय के पास पहुंचा और वो सारी बात बताई। अजय ने कोठी में गुस्साल के पास के, के पास उसके जैकी के भाई के हवाई हवाई जहाज बनवा दे, तभी जैकी का पता लग सकता है। चलो। और इंस्पेक्टर गुरसाल कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे सारी स्थिति बता दी है। आप जैकी के भाई को पकड़कर उसके जैकी के बारे में पूछताछ का प्रयत्न करें। बेटे, 15 मिनट के अंदर अंदर जैकी के भाई को तुम्हारे पास होगा और सुबह तक जैकी का पता भी मिल जाएगा। जब तक जैकी न मिल जाए, आपको जैकी के भाई की छोड़िए मत। और अजय की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, जैकी के कारनामे पुलिस ने बहुत परेशान है। सुबह सुबह ही जैकी का पता पाकर ही रहूँगा। ठीक है, हम आपसे सुबह ही मिलते हैं। अच्छा इंस्पेक्टर, नमस्कार। अगली सुबह अखबार में छपी जैकी को पकड़ने जाने की खबर विस्तार से पढ़कर चौंका। अरे, यह कैसे हो गया? अजय ने रानी का वह अखबार लेकर अमित के घर की ओर दौड़ा। अरे अमित, रात को हमें धोखा खा गए। अखबार देखो। और अखबार में अमित ने आगे फैला दिया। अखबार पढ़कर अमित बोला, चलो इंस्पेक्टर गुरसाल के पास चलकर पूछते हैं चक्कर क्या है। ठीक है। जैसे जैकी पकड़ा गया और वह इंस्पेक्टर की कोई चाल चल रहा हो। और अजय अमित तुरंत इंस्पेक्टर गुरसाल के पास पहुंचे। कहिए इंस्पेक्टर, जैकी का क्या मामला है? तुमने जैकी का भाई समझ रहे थे, वह जैकी ही था, लेकिन उनकी दोनों की आंखें झपक रही थी। तुम श्याम
को थाने में आओ, सारी बात समझ में आ जाएगी। और शाम को अमित थाने में पहुंचे और जैकी के सामने प्रोफेसर डॉक्सन भी मौजूद थे। अंकल, आप यहाँ? तुम्हारे आवश्यक काम इसलिए यहाँ तुम्हें से आवश्यक काम था, इसलिए यहाँ आ रहा हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? पहले जैकी की कहानी सुन लो, उसके बाद काम भी बताऊंगा। हाँ तो ठग महाशय, आप अपनी जुबान से तिलकराज के अपहरण की कहानी सुना दीजिए। जी बताता हूँ। और जैकी ने प्रोफेसर तिलकराज के अपहरण की कहानी सुनाई नहीं शुरू करी। प्रोफेसर डॉक्सन की खिड़की के पास गुजरते हुए जब मैंने प्रोफेसर तिलकराज को प्रोफेसर डॉक्सन से बात सुनी तो दिमाग सुन्न होने वाली गैस मुझे मिल जाए तो लोगों को गैस सुंघा कर आसानी से लूट सकता हूँ। उसके बाद मैं सड़क के किनारे खड़े हो गया और प्रोफेसर तिलकराज का इंतजार करने लगा। और जैसे ही प्रोफेसर तिलकराज सड़क पर पहुंचे, मैंने फुर्ती से अपने हाथ उसके मुंह पर बंद करे और दाहिने हाथ से उसकी एक कान की क्लोरोफॉर्म बिगा रुमाल रख दिया नाक पे। वो थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपने आप को छुटाने की कोशिश करते रहे, फिर उसका बेहोश होकर शरीर भाव में झूल गया। और तब मैंने पास गुजरती एक टैक्सी को रोका और प्रोफेसर तिलकराज को टैक्सी में लेकर अड्डे की ओर चल दिया। और अपने अड्डे पहुंचकर प्रोफेसर दिमाग सुन करने वाली गैस बनाने को कहा है। और प्रोफेसर कितने इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि मैंने उसे प्रोफेसर को बिजली के झटके दिए। और कितने ही प्रोफेसर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें कई कई कोड़ों से पीटा और मार खाकर बेहोश हो गए तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने उनके काम की तैयार नहीं कर सकता। अतः मैंने उसे नदी में फेंकने का निश्चय कर लिया और मैंने कार में डालकर चल पड़ा। और नदी किनारे आकर मैंने प्रोफेसर को तिलकराज को कार से बाहर निकाला और प्रोफेसर होश में आ गए और मुझे से गुथ पड़े। फिर मौका देखकर मैंने प्रोफेसर तिलक को नदी में फेंक दिया और फिर कार से वापस अपने अड्डे पर चला आया। और जैकी के चुप होती हैं अमित और तिल मिलाकर बोला, इस 420 में प्रोफेसर का खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। खून के जुर्म में नहीं, खून करने की कोशिश में, जुर्म में नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि प्रोफेसर तिलकराज जीवित है, उसका अपना घास का आदमी बनाया। जीवित हूँ, उसका पता घास का आदमी बताएगा। क्या प्रोफेसर जीवित हैं? हाँ, प्रोफेसर जीवित हैं। उन्हें सिरधी सामने लाया जाएगा। चलो अजय, अमित, घास के आदमी के पास चलिए। और ठग महाशय के जाने के बाद इतना बता दो कि इस सामने देखने पर तुम्हारी आंखें झपकती हैं और दूसरी तरफ देखने से क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाते समय मैंने प्लास्टिक का एक छलनुमा आंख पे डाल लिया था जिससे मेरी आंखें एक तरफ झपकती नहीं थी। ओह! और जैकी को हवालात में बंद करके चारों जीप में बैठ के और नदी की ओर चल दिए। और नदी किनारे पर पहुंचकर अजय इंस्पेक्टर जीप की स्पीड कम करने को कहा। इंस्पेक्टर अंकल, धीरे चलिए, मुझे कुछ आगे घास के आदमी का के ठिकाना है। और इंस्पेक्टर ने तुरंत स्पीड घटा दी। और लगभग 10 मिनट बाद चलने के बाद अजय इंस्पेक्टर को जीप रोकने को कहा। वो सामने देखिए इंस्पेक्टर अंकल, घास का आदमी। ओह, शायद वह इधर ही आ रहा है। लगता है हमें देख लिया। तुरंत ये जीप से नीचे उतर पड़े और तभी घास के आदमी ने पास आते ही
प्रोफेसर को नमस्ते किया। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते प्रोफेसर तिलकराज, आप यह दवाई पी लीजिए। और प्रोफेसर डॉक्सन ने कि तुरंत अजय, अमित और इंस्पेक्टर, यह चक्कर क्या है? अंकल, यह घास का आदमी ने प्रोफेसर तिलकराज, तो बेटे यही है इंस्पेक्टर प्रोफेसर तिलकराज है। और फिर अमित, इंस्पेक्टर, अजय, अमित और इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित थे और प्रोफेसर डॉक्सन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। अजीब चक्कर है, समझ में नहीं आ सकते। और प्रोफेसर तिलकराज जैसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अब यह एसिड अपना बदन धो डालिए। प्रोफेसर टॉक्सन ने एसिड लगाने से दवाई पी ली और बाद में घास के आदमी के शरीर घास अलग होकर गिरने लगी। अरे, ये घास से शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ओह, अद्भुत नज़ारा है। और कुछ देर बाद, लो, इस तौलिए से अपने शरीर को पोंछ लो, विशेष प्रकार के कपड़े पहन लो। बहुत अच्छा। और घास के आदमी ने तौलिए से शरीर को पोंछ लिया और कपड़े पहन लिए और प्रोफेसर डॉक्सन द्वारा दिए गए एसिड से चेहरे को धोने पर। ओह अंकल, आप, लेकिन आपकी हालत कैसे हो गई थी अंकल? हाँ बेटे, मैं जैकी ने मुझे नदी में फेंका और भंवर में फंसकर बेहोश हो गया और उसके बाद बहता हुआ घास की नदी की तरफ पहुंच गया। और लेकिन होश में आने पर मेरा गला बुरी तरह सूखने लगा। मैंने नदी का पानी पी लिया और पानी पीते ही मेरे शरीर पर घास सूखने लगी। घास को नोचता घास उतनी तेजी से बढ़ जाती। प्रोफेसर तिलकराज की बात सुनकर अमित बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि आप प्रोफेसर तिलकराज हैं? अगर मैं राज खोल देता तो समीर और सरोज भी यहाँ भाग आते। वह भावेश मुझसे लिपट जाते और उनका भी यही हाल होता जो मेरा हुआ है। ओह, लेकिन मैंने अपना राज प्रोफेसर डॉक्सन को खोल दिया था। अंकल ने भी तो नहीं बताया कि आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर तिलकराज ने पत्र में शर्त रखी थी कि जब तक उसे शरीर को उगी घास को नष्ट न किया जाए, दवाई न बना ले जाए, जब तक उसका राज न बताऊं। प्रोफेसर डॉक्सन की बात सुनकर अजय ने पूछा, तिलकराज अंकल, आपको पत्र के साथ जो दवाइयाँ की शीशी थी उसमें क्या था अंकल? शीशी में घास और नदी का जल घास थी। उसी से आधार पर मैंने यह घास को नष्ट करने के लिए दवाई का एसिड की खोज की थी। अरे अजय, तिलक अंकल खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। चलो घर, रास्ते में। चलो, हाँ चलो। और प्रोफेसर तिलकराज के साथ घर की ओर चल पड़े। और प्रोफेसर तिलकराज को जीप देखकर श्रीमती सरोज की आंखें भर आई। उसने समीर को के डैडी से लिपट कर उसकी अपनी ओर बढ़ता पाकर डॉक्सन को पकड़ लिया। समीर, प्रोफेसर साहब, ये 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यह पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। ओह, क्या हुआ इन्हें? मैं बताता हूँ आंटी। और फिर अजय ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात से उसको बता दी। वो अजय, तुम, अमित, प्रोफेसर डॉक्सन को बहुत ही ऐसा संबंध हूँ। अपनी मम्मी डैडी के आने की खुशी में कल पार्टी दीजिए, जिसमें अजय, अमित, प्रोफेसर डॉक्सन और मुख्य अतिथि रहेंगे। हाँ, यह ठीक हो रहेगा। और अगले दिन तिलकराज यहाँ पार्टी चल रही थी और अजय, अमित की तारीफें हो रही थी। तुम बहादुर बच्चे हो, यह जासूस पॉल जासूस है। दूसरों की मुसीबत के साथ
दोनों साथ देना इनकी आदत है। अच्छा भैया, अब अजय अमित प्रोफेसर डॉक्सन की सहायता से आज आप लोगों के बीच हूँ। तमाम दोस्तों, बहुत बढ़िया जी।